हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज अपने जो सीरीज चला रखी है भारतीय संविधान यानी भारतीय राज्य व्यवस्था जो बेर एक्ट है, बेर एक्ट की अपन लोगों ने सीरीज चला रखी है। तो उसी कड़ी में अपन लोगों ने संविधान सभा पढ़ लिया है, प्रस्तावना पढ़ ली है और मौलिक अधिकार टॉपिक शुरू कर रखा है। ठीक है, और मौलिक अधिकार का पार्ट नंबर 1 कल पढ़ चुके अपन लोगों ने, अनुच्छेद 13(3) तक पढ़ लिया था। तो आज अपन लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अनुच्छेद 13(4) की। किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं? अनुच्छेद 13(4) की। अनुच्छेद 13(4) की क्या करने जा रहे हैं? शुरुआत करने जा रहे हैं। 13(3) तक अपन लोगों ने कल पढ़ लिया था। देखो भी 13(4) में क्या बताया गया? 13(4) में बताया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत, इसमें बताया गया अनुच्छेद 368 के तहत किए गए, अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधनों को, किए गए संविधान संशोधनों को विधि शब्द में शामिल नहीं किया जाएगा। संविधान संशोधन को विधि शब्द में शामिल नहीं किया जाएगा। विधि शब्द में शामिल नहीं किया जाएगा। याद रखना 13(4) में क्या बात बताई गई है? 13(4) में बताई गई है कि अनुच्छेद 368 के तहत यानी 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन शब्द को विधि शब्द में शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात याद रखना। कौन से आर्टिकल में कही गई है? 13(4) में कही गई है। कौन से में कही गई है? 13(4) में कही गई है। और यह प्रोसीजर कब जोड़ा गया? याद रखना, यह प्रोसीजर 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत इस प्रक्रिया को जोड़ा गया था। याद रखना बच्चों, ठीक है। तो अपन लोगों ने 13(4) पढ़ा। 13(4) में क्या बात बताई गई है? 13(4) में बताया गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन 13(4) में अर्थात विधि शब्द में काउंट नहीं किए जाएंगे। और यह प्रक्रिया कब जोड़ी गई? 24वां संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया। याद रखना, सीधा सीधा बात याद रखना कि विधि शब्द में, सिंपल वे में याद रखना कि विधि शब्द में किसकी बात कर रहा हूं? विधि शब्द में संविधान संशोधन शब्द को, विधि शब्द में संविधान संशोधन शब्द को शामिल नहीं किया जाएगा। बस इतनी बात याद रखना, ठीक है। 13(4) में क्या बात बताई गई है कि विधि शब्द में संविधान संशोधन शब्द को शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात कि आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन किए जाएंगे उन संविधान संशोधनों को विधि शब्द में शामिल नहीं किया जाएगा। याद रखना ये बात, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक 13(4) की कहानी होती है समाप्त। और इसके बाद में प्रॉपर तौर पर अनुच्छेद 12 से क्या करते हैं अपन लोग शुरुआत, सॉरी अनुच्छेद 14 से क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। तो अनुच्छेद 14 से शुरुआत करेंगे। तो देखो मैं आपको बताता हूं अनुच्छेद 14 के बारे में। देना भी इधर अनुच्छेद 14 के बारे में देखो। अनुच्छेद 14 के बारे में पढ़ने से पहले एक मैं ट्रिक बताता हूं आपको ताकि याद रहेंगे। याद रहने की आसान लॉजिक क्या है? समस्त शोध, याद रहने की प्रक्रिया क्या है? समस्त शोध संस्कृति में, किसमें है? समस्त शोध कहां पर है? संस्कृति में। यानी जितने भी शोध होते हैं, परीक्षण होते हैं, वह सारे के सारे कहां होते हैं? संस्कृति को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। तो इस प्रकार का एक लॉजिक है, याद रखना। इससे सारे के सारे जो मूल अधिकार है याद हो जाएंगे नाम। देखो स का मतलब क्या होता है? स का मतलब है समानता का अधिकार। पहला कौन सा आर्टिकल आता है? पहला कौन सा अधिकार आता है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार याद रखना। पहला कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार। इस स का मतलब है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या मतलब है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, कहां से लेकर है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक याद रखना। इस स का मतलब है वापिस से शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। याद रखना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल कौन कौन से आएंगे? आर्टिकल आ जाएंगे 23 और 24। कौन सा आएगा? 23 और 24।
फिर आता है धार्मिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, धार्मिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, धार्मिक उपचारों का अधिकार, ये बात भी याद रखना, धार्मिक उपचारों का अधिकार, ये आता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक। फिर आता है स का मतलब होता है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, 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 आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक, आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। और फिर आता है समस्त शोध संस्कृति में धर्म, समस्त शोध संस्कृति में धर्म, धर्म का मतलब होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बात भी याद रखना कि संवैधानिक उपचारों का क्या है, अधिकार। समस्त शोध संस्कृति में धर्म है, तो लास्ट आर्टिकल आ गया आर्टिकल 32 है, और 32 में क्या बताया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक बीच में और आर्टिकल आता है जो कौन सा है, संपत्ति का अधिकार, कौन सा अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। और तो संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, भारतीय संविधान की जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, और वर्तमान में 6 ही मूल अधिकार है। कितने हैं, 6 ही मूल अधिकार है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कौन कौन से हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, और लास्ट कौन सा बच गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान में 6 ही क्या है, मूल अधिकार है। तो एक हटाया कौन सा गया है, संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। ये बात भी आप लोग याद रखना, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मूल संविधान की बात करूं, तो मूल संविधान की बात करूं, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो एक बार दोबारा देखना। बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने थे, तो याद रखना मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ, कौन सा, 44वां संविधान संशोधन, कौन सा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को, कौन से अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। याद रखना मूल अधिकारों से भी हटाया गया। और एक आर्टिकल आता है 19(1) का एफ, मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में बताता हूँ, एफ का मतलब होता है फर्जी फालतू चीजें। तो 19(1) एफ से भी क्या कर दिया गया है, इसको संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, हटाया गया है। तो याद रखना कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978, और 1978 के तहत ही क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और इसको एक बात और याद रखना 19(1) एफ से भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और इसे हटाकर याद रखना भारतीय संविधान का भाग 12, याद रखना इसको हटाकर कहां रखा गया है, भारतीय संविधान के भाग 12। और अनुच्छेद पूछा जाए कौन सा, अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 300 क, अनुच्छेद कौन सा है, 300 क। तो भारतीय संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300 क में एक कैसा अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। एक क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, याद रखना। मूल अधिकारों से तो हटा दिया गया है। अनुच्छेद पूछे कौन से अधिकार, कौन से अनुच्छेद में था, तो याद रखना अनुच्छेद 31 में था। कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल 31 में था, संपत्ति का अधिकार, जिसे क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। और एक बात और याद रखना कि पूछा जा सकता है कि जब 44वां संविधान संशोधन हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, ये बात भी पूछी जा सकती है। जब 44वां संविधान संशोधन हुआ यानी जब संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। देश के प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। और मोरारजी देसाई की जो सरकार थी वह सरकार कौन सी पार्टी की थी, तो जनता पार्टी की सरकार थी। कौन सी पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी। और उस समय देश के राष्ट्रपति भी पूछा जाएगा कौन है, कौन थे, तो उस समय देश के राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। याद रखना
उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। याद रखना नीलम संजीव रेड्डी की एक खास बात याद रखना, यह लोकसभा अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं और भारत के राष्ट्रपति पद पर भी रह चुके हैं। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? नीलम संजीवा रेड्डी। क्या नाम है? नीलम संजीव रेड्डी। तो दोस्तों एक बार मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको, मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, और संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार। हाँ जी दोस्तों, अपनी बात कर रहे थे समानता के अधिकार की बात कर रहे थे। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? 14 में 2 बात बताई गई है। कौन कौन सी? एक तो बताई गई है विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधि के समक्ष समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समानता की जो बातें हैं वह ली गई ब्रिटेन देश के संविधान से, यानी जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से यह शब्द लिया गया कौन सा? विधि के समक्ष समानता। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया है कि राज्य कानून बनाकर 2 वर्गों 2 व्यक्तियों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात राज्य की नजर में सब लोग क्या होंगे? समान होंगे। सिंपल वे में याद रखना भी, राज्य की नजर में, राज्य कोई भी कानून बनाएगा ना तो सभी लोगों को ध्यान में रखकर ही बनाएगा, और राज्य की नजर में सब लोग क्या होंगे? एक समान होंगे। और यह प्रक्रिया ली गई ब्रिटेन देश से। और याद रखना ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की प्रकृति पूछा जाए तो नकारात्मक है। कैसी प्रकृति है? नकारात्मक है, याद रखना। बात करें विधि के समक्ष समान संरक्षण की बात करें तो यह प्रक्रिया ली गई ब्रिटेन देश से, सॉरी कहां से ली गई है? अमेरिका देश से। कहां से ली गई है? अमेरिका देश से। इसमें क्या बताया गया? देखो इसकी बात करें तो इसमें बताया गया कि राज्य कानून बनाकर किसी एक विशेष वर्ग को संरक्षण प्रदान करने के लिए, किसी एक विशेष वर्ग को संरक्षण प्रदान करने के लिए, किसी एक विशेष वर्ग को संरक्षण प्रदान करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए 2 वर्गों, संरक्षण प्रदान करने के लिए 2 वर्गों 2 व्यक्तियों 2 व्यक्तियों के मध्य भेदभाव कर सकता है। 2 वर्गों 2 व्यक्तियों के मध्य भेदभाव कर सकता है। 2 व्यक्तियों के मध्य, 2 वर्गों के मध्य क्या कर सकता है? भेदभाव कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। याद रखना क्या कर सकता है? भेदभाव कर सकता है। क्या बताया गया इसमें? इसमें बताया गया कि राज्य क्या करेगा? याद रखना विधि के समक्ष समान संरक्षण में बताया गया कि राज्य कानून बनाकर किसी एक विशेष वर्ग को संरक्षण प्रदान करने के लिए 2 वर्गों के मध्य भेदभाव कर सकता है। अर्थात इसमें कहा गया कि अगर एक कोई गरीब तबका है, देखो इसमें बताया गया कि मान लो एक दलित वर्ग है, एक कैसा वर्ग है? एक दलित वर्ग है, और एक क्या है? उच्च वर्ग है। एक कौन सा वर्ग है? उच्च वर्ग है। याद रखना एक कौन सा वर्ग है? उच्च वर्ग है। ये जो दलित वर्ग है यह दलित ही होता जा रहा है, पिछड़ा होता जा रहा है। इसको सरकार की किसी भी प्रकार की योजनाओं के लाभ के बारे में पता नहीं है, एक बात याद रखना। और ये जो उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग ने सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठा लिया। उच्च वर्ग के जितने भी सदस्य थे बड़े बड़े ऊंचे पदों पर आसीन है। और जो दलित वर्ग है, दलित वर्ग बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ वर्ग है। इस वर्ग के किसी भी व्यक्ति को, इस समाज के किसी भी बंधु को किसी भी प्रकार की योजनाओं के बारे में पता नहीं है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार क्या करेगी? उच्च वर्गों के साथ भेदभाव करके दलित वर्ग को क्या करेगी? इस उच्च वर्ग के बराबर लेकर आएगी। क्या करेगी? उच्च वर्ग के बराबर लेकर आएगी, ताकि दलित वर्ग भी क्या कर सके? जो उनको आरक्षण दिया गया है, जो योजना इंप्लीमेंट की गई है, उन योजनाओं आरक्षण का दलित वर्ग भी क्या कर सके? लाभ उठा सके। तो ये बात तो मैंने बताई है भी, किसी एक विशेष वर्ग, तो दलित कैसा वर्ग है? एक विशेष वर्ग है, और इस विशेष वर्ग को संरक्षण प्रदान करने के लिए 2 वर्गों 2 व्यक्तियों के मध्य, तो 2 वर्ग मतलब उच्च वर्ग को मान सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो उच्च वर्ग को क्या करेगा? थोड़ा रिजर्वेशन घटा करके और उसके बराबर दलित वर्ग को लेकर आएगा। तो यानी किसी एक विशेष वर्ग को संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य क्या कर सकता है? 2 वर्गों 2 व्यक्तियों के मध्य भेदभाव कर सकता है। तो यहां तक बात आई समझ में?
ठीक है, तो ये था आर्टिकल 14 की बातें। और ये जो बात है ना विधि के समक्ष समान संरक्षण वाली, याद रखना इसकी प्रकृति पूछी जाती है, कैसी प्रकृति है, तो इसकी प्रकृति है सकारात्मक। यह कैसी प्रकृति का है, यह सकारात्मक प्रकृति का है। कैसी प्रकृति का है, सकारात्मक। मतलब सकारात्मक का मतलब है कि राज्य क्या कर रहा है, एक पिछड़े वर्ग को समान संरक्षण प्रदान कर रहे हैं बड़े वर्ग के बराबर। इसीलिए इसकी प्रकृति किस प्रकार डिफाइन की गई है, तो इसकी प्रकृति सकारात्मक बताई गई है। तो दोस्तों अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। फिर अपने चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने आगे। तो अनुच्छेद 14 की बातें आई समझ में। 14 में दो बात बताई गई है। क्या बात बताई गई है, एक तो विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधि के समक्ष समान संरक्षण। क्या बात है, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण की दो बात बताई गई है। तो दोनों बात अपन लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ ली है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया भी होगा। ठीक है, याद रखना। अब चलते हैं अपने आगे। तो आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 में कुछ उपबंध बताए गए हैं। कुछ अनुच्छेद 15 में क्या बताए गए हैं, विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। विशेष उपबंध के बारे में, विशेष उपबंधों के बारे में बताया गया है। तो कौन कौन से विशेष उपबंध हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 15(1) का भाग नंबर आता है 1, यानी आर्टिकल 15 का भाग नंबर 1 आता है। तो 15 के भाग नंबर 1 में क्या बताया गया, तो 1 में बताया गया कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। इसमें क्या बताया गया कि धर्म मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। याद रखना 15(1) में क्या बात बताई गई है, 15(1) में बात बताई गई है कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या बताया गया है कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। और ये जो शब्द हैं इन शब्दों का क्रम भी याद रखना भी, कौन कौन से शब्दों के बारे में पूछा गया है, यानी कौन कौन से शब्दों के बारे में बताया गया। तो क्या बताया गया कि राज्य नागरिकों के मध्य, 15(1) में क्या कहता है कि राज्य नागरिकों के मध्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। चाहे व्यक्ति कौन से धर्म का हो, चाहे उसका मूलवंश कोई भी हो, जाति उसकी कोई भी हो, लिंग उसका कोई भी हो, तो इन सभी के आधार पर राज्य क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, याद रखना। तो 15(1) में क्या बताया गया कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हाँ, एक बात आप स्पेशल याद रखना कि 15(1) में स्पेशल बात बताई गई है कि राज्य भाषा के आधार पर भेदभाव कर सकता है। राज्य भाषा के आधार पर भेदभाव कर सकता है। राज्य भाषा के आधार पर भेदभाव कर सकता है। क्या कर सकता है, भेदभाव। हाँ जी, अपनी बात कर रहे थे 15 के बारे में ना। हाँ, तो देखो 15 के बारे में बात करें तो 15(1) में क्या बताया गया कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। राज्य भाषा के आधार पर भेदभाव कर सकता है, ये बात याद रखना। तो 15(2) की बात कर रहे थे अपन लोग। 15(2) में पढ़ रहे थे कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के बाद में जन्म स्थान है। राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य सार्वजनिक संस्थाओं को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक संस्थाओं को लेकर नागरिकों के मध्य, किनके मध्य, नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। याद रखना, भेदभाव नहीं करेगा।
ये बात याद रखना। ये बात 15(2) में बताई गई है कि राज्य क्या नहीं करेगा, राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य जो भी सार्वजनिक संस्थाएं होती हैं, सार्वजनिक संस्थाओं को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक संस्थाएं हैं वह सभी के लिए क्या होगी, समान रूप से लागू होगी। अब सार्वजनिक संस्थाएं कोई सब हो सकते हैं, जैसे सरकारी हॉस्पिटल हो गया, जोहड़ हो गया, पानी की वाली टंकी होगी, वाटर वर्क्स हो गया, यानी सार्वजनिक संस्थाएं जो सभी के लिए समान रूप से इक्वल हो, तो उनमें राज्य नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो भेदभाव किन किन के आधार पर नहीं करेगा, तो याद रखना, ना तो धर्म के आधार पर, ना ही मूलवंश, ना ही जाति, ना ही लिंग, ना ही जन्म स्थान के आधार पर। सपोज करो गांव में एक पानी वाला जोहड़ बना हुआ है, तो उस जोहड़ से पानी लेने के लिए, या फिर कोई सरकारी डिग्गी है, सरकारी डिग्गी से पानी लेने के लिए सभी व्यक्ति जाते हैं। ये तो है नहीं भी तू फलाने धर्म का है, तू हिंदू धर्म का है, तेरे को लिया जाएगा, तू सिख धर्म का, तेरे को नहीं लिया जाएगा। तो ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी। तो ये बात बताई गई 15(2) में कि राज्य, लिंग, अपने बात करें राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य सार्वजनिक संस्थाओं को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा और सभी को समान रूप से लागू होगी। ये बात बताई गई है 15(2) में। तो 15(1) और 15(2) पढ़ लिया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार साझा करना, तो उसके बारे में आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब अपनी बात करते हैं 15(3) की। किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 15(3) की बात करते हैं। तो देखो भी 15(3) में क्या बताया गया, 15(3) में बताया गया कि राज्य, 15(3) में बताया गया है कि राज्य, 15(3) में बताया गया कि राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए, राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए, राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए क्या कहा गया कि राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष उपबंध करेगा। क्या करेगा, राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष उपबंध करेगा। क्या करेगा, विशेष उपबंध करेगा। ये बात याद रखना, विशेष उपबंध का मतलब होता है कि राज्य क्या करेगी, महिलाओं के लिए विशेष कोई योजना इंप्लीमेंट करेगी। राज्य क्या करेगा, बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का अगर कोई योजना को चलाना है तो उस योजना को क्या करेगा, लागू करेगा। क्या करेगा, लागू करेगा। तो ये बात 15(3) में बताई गई है कि राज्य क्या करेगा, महिलाओं व बच्चों के लिए क्या करेगा, विशेष कानून बना सकता है। क्या कर सकता है, विशेष कानून बना सकता है। ये बात याद रखना। ठीक है, तो 15(3) की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसके बाद में चलते हैं 15(4) में। 15(4) में बात करते हैं। ठीक है, याद रखना। तो 15(4) में क्या बात बताई गई, देखो 15(4) की बात करते हैं। तो 15(4) में बताया गया है कि राज्य बताया गया है कि राज्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए, राज्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए, राज्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य क्या कर सकता है, पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। ये बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है, 15(4) में बताई गई है कि राज्य क्या कर सकता है, पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो इसमें बताया गया कि पिछड़ा हुआ वर्ग कौन कौन सा है, तो याद रखना, इसमें बताया गया कि जो शैक्षिक रूप से, इसमें बताया गया कि जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अनुसूचित जाति, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए राज्य क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। देखो 15(4) में बहुत बढ़िया बात बताई गई है कि राज्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए, और इसमें पिछड़े हुए वर्गों को विशेष तौर पर डिफाइन किया गया कि पिछड़ा हुआ वर्ग किसे माना जाए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को माना जाए।
किस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ वर्ग माना जाए, तो याद रखना शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में उनको क्या माना जाए? पिछड़ा हुआ वर्ग माना जाए। अगर एससी जाति और एसटी जाति पिछड़ी हुई है शिक्षा के मामले में, तो राज्य क्या करेगा? उनके लिए विशेष प्रावधान करेगा। राज्य क्या करेगा? उनके लिए विशेष प्रावधान करेगा। और एक बात ये याद रखना कि ये जो अनुच्छेद 15(4) है, 15(4) कब जोड़ा गया था? तो याद रखना 15(4) जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था कब? 1951 में 15(4) को जोड़ा गया। किस वाद के तहत जोड़ा गया? ये भी पूछा जा सकता है कि किस वाद के तहत जोड़ा गया। तो वाद का नाम याद रखना चंपकम। चंपकम दोराई बनाम मद्रास सरकार। चंपकम दोराई बनाम भारत सरकार कह सकते हैं। चंपकम दोराई बनाम भारत सरकार। और 1951 कब की बात है? 1951। तो चंपकम दोराई बनाम भारत सरकार वाद के तहत प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951। और इसी 1951 के तहत कौन से आर्टिकल को जोड़ा गया? 15(4) को जोड़ा गया। तो चंपकम दोराई बनाम भारत सरकार, यानी कि अपने यहाँ पे लिख सकते हैं मद्रास सरकार। क्या लिख सकते हैं? मद्रास सरकार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मद्रास सरकार लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना। तो चंपकम दोराई बनाम मद्रास सरकार वाद 1951 के तहत प्रथम संविधान संशोधन हुआ। और इसी प्रथम संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि 15(4) में जो शैक्षिक रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग जो पिछड़े हुए हैं, उनके लिए राज्य सरकार क्या करेगा? विशेष प्रावधान करेगा। क्या करेगा? विशेष प्रावधान करेगा। ये बात याद रखना, ये बात बताएगी 15(4) में। अब बात करते हैं 15(5) की। किसकी बात करते हैं? 15(5) की बात करते हैं। और 15(5) की बात करें तो याद रखना 15(5) को जोड़ा गया था 93वां संविधान संशोधन। 93वां संविधान संशोधन 2006। याद रखना 93। तो अपन लोग 15(5) में पढ़ रहे थे, 15(4) पढ़ लिया और 15(5) पढ़ रहे थे। 15(5) में क्या पढ़ रहे थे कि 15(5) को जोड़ा गया 93वां संविधान संशोधन 2006 के तहत। कब जोड़ा गया? 93वां संविधान संशोधन 2006 के तहत जोड़ा गया था, जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखना। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि सामाजिक व शैक्षिक रूप से, इसमें बताया गया कि सामाजिक, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें बताया गया कि सामाजिक व शैक्षिक रूप से, इसमें बताया गया है सामाजिक व शैक्षिक रूप से, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अनुसूचित जाति, पिछड़े हुए वर्गों जिनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गों हेतु निजी व सरकारी विद्यालयों में, निजी व सरकारी विद्यालयों में प्रवेश हेतु, निजी व सरकारी विद्यालयों में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान किया जाएगा। प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान किया जाएगा। विशेष प्रावधान किया जाएगा। विशेष प्रावधान किया जाएगा। याद रखना 15(5) की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बताया गया, मैं आपको दोबारा से बताता हूं। 15(5) की बात करें तो 93वां संविधान संशोधन हुआ 2006। 93वां संविधान संशोधन 2006 के तहत 15(5) को जोड़ा गया। इसमें बताया गया कि जो सामाजिक व शैक्षिक रूप से जो समाज में भी पिछड़े हुए हैं और शिक्षा में भी पिछड़े हुए हैं, तो ऐसे कौन कौन से वर्ग है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं। तो इसमें कहा गया कि सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गों को निजी व सरकारी विद्यालयों में प्रवेश हेतु क्या दिया जाएगा? विशेष प्रावधान किया जाएगा। यानी अपने कह सकते हैं कि इन्हें एक प्रकार से रिजर्वेशन की बात की जा रही है।
अर्थात अपन लोग देखते भी है कि निजी विद्यालय में भी जो SC ST कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, उनके बच्चों के लिए सीटें रिजर्वेशन होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार सीटों के बारे में डिवाइडेशन किया गया, प्रवेश के बारे में बताया गया। तो 15.5 में बताया गया, कब बताया गया है? 15.5 में बताया गया है कि राज्य सरकार क्या करेगी, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, जिनमें SC की बात करें, ST की बात करें, तो इनके लिए क्या करेगी, केंद्रीय व निजी विद्यालयों में क्या करेगी, प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान करेगी। क्या करेगी? विशेष हेतु विशेष प्रावधान करेगी। ये बात याद रखना, ये बात बताएगी 15.5 में। तो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है दोस्तों। फिर अपने चलते हैं आगे और बात करते हैं 15.6 की। किसकी बात करते हैं? 15.6 की बात करते हैं, ठीक है, याद रखना। तो दोस्तों अपने चलते हैं 15.6 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 15.6 की बात करते हैं। देखो भी 15.6 में क्या बात बताई गई है। तो 15.6 भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15.6 भी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 15.6 की बात करते हैं तो 15.6 में बताया गया EWS वर्ग के लिए। किसके बारे में बताया गया है? EWS वर्ग के लिए बताया गया 15.6 में। देखो 15.6 में क्या बताया गया? 15.6 में EWS वर्ग को विशेष प्रावधान है, EWS वर्ग को विशेष प्रावधान दिए जाने के बारे में बात बताई गई है। विशेष प्रावधान दिए जाने की, यानी EWS वर्ग है जो विशेष रूप से आर्थिक पिछड़ा हुआ वर्ग है। जो कैसा वर्ग है? जो विशेष रूप से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है। तो इस वर्ग को क्या बोला गया? EWS वर्ग बोला गया, ठीक है, याद रखना। इसमें क्या बताया गया? याद रखना, ये जो 15.6 है ना, 15.6 की बात करते हैं तो 15.6 103वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन है? 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2019 के तहत जोड़ा गया। ये लेटेस्ट कह सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों में भी। 103वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2019 में। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि राज्य सरकार क्या करेगी। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार सामाजिक व शैक्षिक रूप से, इसमें कहा गया कि राज्य सरकार सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, जिनमें EWS सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग यानी अपने बात करें EWS, इसमें कहा गया कि राज्य सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए EWS वर्गों हेतु क्या करेगी? विशेष प्रावधान करेगी। क्या करेगी? विशेष प्रावधान करेगी। तो ये बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है? 15.6 में बताई गई है। किस में बताई गई है? 15.6 में बताई गई है कि राज्य सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो वर्ग है, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग है, उनके लिए यानी EWS वर्ग को क्या करेगी? विशेष प्रावधान करेगी। और इसमें एक बात और बताई गई है कि इन वर्गों को, कौन से वर्ग को? EWS वर्ग को। किस वर्ग की बात हो रही है? EWS वर्ग को निजी शिक्षण संस्थानों में, कहां पर है? निजी शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। कितने प्रतिशत है? 10% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। ये बात भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि EWS वर्ग को 10% रिजर्वेशन निजी स्कूलों में प्रवेश हेतु दिया गया। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 103वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में। नरेंद्र मोदी की जैसी सरकार आती है केंद्र में, तो जो EWS वर्ग था, EWS वर्ग को क्या दे दिया गया? 10% निजी शिक्षण संस्थानों में क्या दे दिया? प्रवेश हेतु आरक्षण दे दिया। क्या दे दिया? प्रवेश हेतु आरक्षण दे दिया। तो यहां तक बात आई समझ में। 15.1 भी पढ़ा, 15.2 भी पढ़ा, 15.3 भी पढ़ा, 15.4 भी पढ़ा, 15.5 भी पढ़ा और 15.6 भी पढ़ लिया। तो इसके बाद में दोस्तों अपन लोग चलते हैं तो अगला आर्टिकल आता है 16, अनुच्छेद 16। और 16 का नाम क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। किसकी समानता? लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो अनुच्छेद 16 में बताया गया लोक नियोजन में, किसके बारे में? लोक नियोजन में अवसर की समानता। किसकी समानता? लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बात बताई गई है।
तो मैंने यहाँ पर शब्द लिखा है लोक नियोजन। लोक का मतलब लोक नियोजन का मतलब है सेवा करना, यानी सरकारी नौकरियों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? याद रखना, सरकारी नौकरियों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? सरकारी नौकरियों के बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में जानकारी कौन सा आर्टिकल देता है? अनुच्छेद 16 देता है। कौन सा देता है? अनुच्छेद 16 क्या देता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बताता है। तो देखो बात करते हैं आगे, बात करते हैं 16(1) में क्या बताया गया। देखो 16(1) में बात करें कि राज्य सरकार क्या करेगी, सभी को, देखो 16(1) में क्या बताया गया? 16(1) में बताया गया कि राज्य सरकार क्या करेगी, सभी को, राज्य सरकार क्या करेगी, सभी को सरकारी नौकरियों में, किसकी बात हो रही है? सरकारी नौकरी की बात हो रही है कि राज्य सरकार सभी को सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करेगी। सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करेगी, समान अवसर प्रदान करेगी। ये बात याद रखना, समान अवसर क्या करेगी? प्रदान करेगी। समान अवसर क्या करेगी? प्रदान करेगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, तो उनमें सरकारी कंपटीशन एग्जाम के मतलब कंपटीशन भर्ती के एग्जाम होते हैं, तो उस एग्जाम में सभी लोग फॉर्म भरते हैं, चाहे कौन से धर्म का हो, कौन से वर्ग का हो। तो वही बात तो इसमें बताई गई है कि राज्य सरकार क्या करेगा, सभी को सरकारी नौकरियों में क्या देगा? समान अवसर देगा। क्या देगा? सभी को सरकारी नौकरियों में समान अवसर देगा। यानी राज्य सरकारी नौकरियों में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ये बात याद रखना। फिर पढ़ते हैं 16(2). 16(2) में क्या बताया गया? 16(2) में बताया गया कि राज्य क्या करेगा? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव। देखो 16(2) में क्या बताया गया? मैं हमेशा ऑफलाइन क्लासेस में ये बात बताता भी हूं कि ये कर्म याद रखना। ये तो 16(1) है, बात करते हैं 16(2) की। देखो 16(2) में क्या बताया गया? 16(2) में बताया गया कि राज्य धर्म, मूलवंश, राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, राज्य धर्म। देखो मैंने बताया 15 में पढ़ा था ये बात कि राज्य क्या करेगा? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन 16(2) में क्या पढ़ रहे हैं कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव। देखो क्रम याद रखना, जाति, लिंग, उद्भव, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, फिर निवास, जन्म स्थान में निवास आदि प्रकार से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। आदि प्रकार से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। कहां नहीं करेगा? सरकारी नौकरियों में। कहां नहीं करेगा? सरकारी नौकरियों में नहीं करेगा। ये बात याद रखना, ठीक है। देखो कहां बताया, क्या बताया गया इसमें बताया गया कि राज्य क्या नहीं करेगा? किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान व निवास के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, चाहे व्यक्ति कौन से धर्म का हो, कौन से ही निवास का हो, ठीक है, याद रखना। तो इसमें क्या करेगा? सरकारी नौकरियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ये सारे के सारे पॉइंट याद रखना कि राज्य ना तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव व निवास के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात सरकारी नौकरियों में सभी को समान रूप से अवसर प्राप्त होंगे। ये बात याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब अपने बात करते हैं 16(3) की। किसकी बात करते हैं? 16(3) की बात करते हैं। तो 16(3) में बताया गया कि राज्य सरकार क्या कर सकती है। 16(2) में क्या बताया गया कि इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन 16(3) में क्या बताया गया? 16(3) में बताया गया है कि राज्य सरकार स्थानीय निवासियों के आधार पर क्या कर सकती है कि राज्य सरकार अपने कह सकते हैं स्थानीय निवासियों, राज्य सरकार क्या करेगी? स्थानीय निवासियों के आधार पर, राज्य सरकार स्थानीय निवासियों के आधार पर भेदभाव कर सकती है। स्थानीय निवासियों के आधार पर क्या कर सकती है? भेदभाव कर सकती है।
स्थानीय निवासियों के आधार पर भेदभाव, अर्थात अपने ऐसे कह सकते हैं कि राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में निवास स्थान के आधार पर, किसके स्थान पर है, निवास स्थान के आधार पर क्या कर सकती है, भेदभाव कर सकती है। 16(2) में क्या पढ़ा कि इन सभी के आधार पर नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन 16(3) में क्या बताया गया कि राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवास के आधार पर क्या कर सकती है, भेदभाव कर सकती है। अपने निवास स्थान मान सकते हैं कि राज्य सरकार स्थानीय निवास के आधार पर क्या कर सकती है, भेदभाव कर सकती है, अर्थात निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकती है। क्यों करेगी? क्योंकि राज्य सरकार की पहला कर्तव्य होगा कि वह अपने स्थानीय निवासियों को क्या दे, पहली प्राथमिकता दे। स्थानीय निवासियों को क्या दे, पहली प्राथमिकता दे। क्या दे, पहली प्राथमिकता दे। देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं इसका क्या बात है 16(3) की। 16(3) में बताया गया कि राज्य सरकार क्या करेगी, निवास के स्थान पर भेदभाव करेगी। देखो मैं एग्जांपल बताता हूं कि मान लो एक व्यक्ति है जो हरियाणा का है, ठीक है, याद रखना, और एक व्यक्ति है जो राजस्थान का है। कहां का है, राजस्थान का है। जैसे अभी राजस्थान में रीट के फॉर्म निकले हुए, ठीक है, ग्रेड 3 के फॉर्म निकले हुए। देखो बात करें वर्तमान की, वर्तमान में राजस्थान में ग्रेड 3, किसकी बात करें, ग्रेड 3 के फॉर्म निकले हुए हैं। और इसी फॉर्म में एक हरियाणा का व्यक्ति है जो जिसकी कैटेगरी है ओबीसी, और एक राजस्थान का व्यक्ति है जिसकी कैटेगरी है ओबीसी, ठीक है, याद रखना। तो इस ग्रेड 3 के एग्जाम में हरियाणा वाले बच्चे ने भी फॉर्म अप्लाई किया है और राजस्थान वाले बच्चे ने भी फॉर्म अप्लाई किया है। दोनों ने क्या किया है, फॉर्म अप्लाई किया है। याद रखना आगे भी जैसे एग्जाम्पल हो जाता, ये एग्जाम हो जाते हैं तो इन एग्जामों में ग्रेड 3 की जो मेरिट गई थी, जनरल की ओबीसी की मेरिट गई थी 55%। ओबीसी की मेरिट कितनी गई थी, 55% गई थी। जनरल की कितनी गई थी, 60%, और ओबीसी की मेरिट कितनी गई थी, 55%। और इस कैटेगरी में क्या होता है, इस कैटेगरी में ये होता है कि जो अपने राजस्थान का व्यक्ति था ना, राजस्थान का जो ओबीसी जाति का व्यक्ति था, उस व्यक्ति के नंबर बढ़ते हैं 54%। कहां कितने नंबर बढ़ते हैं, 54% नंबर बढ़ते हैं। और उधर जो हरियाणा का व्यक्ति था, जो बच्चा था, उसके नंबर बनते हैं 56%। कितने बनते हैं, 56%। क्या इस कंडीशन में हरियाणा वाला व्यक्ति राजस्थान की जो रीट है उसमें एलिजिबल होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अदर स्टेट का व्यक्ति क्या माना जाता है, जनरल में काउंट माना जाता है। किसमें माना जाता है, जनरल में। और जनरल की मेरिट मैंने बताया कितनी गई है, 60%। अगर इसके नंबर 60% होते तो यह इस पेपर के लिए एलिजिबल हो जाता, भर्ती में क्लियर हो जाता। लेकिन यह इस भर्ती में क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि क्या कर रहा है राज्य सरकार, यहाँ पर स्थानीय निवासियों के आधार पर भेदभाव कर रहा है। क्योंकि यह व्यक्ति कौन से निवास का है, दूसरे राज्य का है। अगर यह एक सीट यहाँ ले जाता तो राजस्थान के एक बच्चे की सीट को नुकसान पहुंचता। इसीलिए राज्य सरकार क्या कर सकती है, 16(3) में बताया गया कि राज्य सरकार क्या करेगी, स्थानीय निवास के आधार पर भेदभाव करेगी। तो उम्मीद करता हूं कि यह सेशन बढ़िया लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। 16(1) में क्या बताया गया, 16(2) में क्या बताया गया, 16(3) में क्या बताया गया। तो आर्टिकल 16 में बताया गया लोक नियोजन में अवसर की समानता, नौकरियों में अपने बात करें समान अवसर के बारे में बताया गया। 16(1) क्या कहता है, 16(1) कहता है कि राज्य सरकार की नजरों में सभी लोग नौकरी में क्या होंगे, एक समान होंगे। 16(2) क्या कहता है, 16(2) कहता है कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान व निवास के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव है सरकारी नौकरियों में नहीं करेगा। और 16(3) में क्या कहता है कि राज्य लोकल बॉडीज यानी स्थानीय निवासी के आधार पर, अर्थात निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। क्यों भेदभाव करेगा, उसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद में 16(4) आता है। 16(4) में बात करें तो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में बताया गया। तो 16(4) है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। उसमें एससी जाति, एसटी जाति यानी जो पिछड़े वर्ग है, पिछड़े वर्गों को आरक्षण के बारे में यानी सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के बारे में बातें बताई गई है। तो उसकी बात करेंगे कल। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोगों को यह सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो, और चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर किया करो। क्योंकि ये जो
पॉलिटी जो मैं करवा रहा हूँ बेर एक्ट से संबंधित करवा रहा हूँ, यानी जो भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है, और इसी के जो एग्जाम में सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। आजकल पॉलिटी के जो प्रश्न है आपने देखा होगा, पीछे जैसे एसआई टेलीकॉम का एग्जाम हुआ, उस टेलीकॉम के एग्जाम में प्रश्नों का लेवल देख लिया होगा, पॉलिटिकल साइंस का लेवल किस प्रकार है। ग्रेड फर्स्ट की बात करें, सेकंड की बात करें, हाँ अभी जैसे जमादार भर्ती ग्रेड सेकंड की निकली हुई है जिसके एग्जाम है दिसंबर में, तो उनके लिए ये बहुत ही रामबाण साबित होगी क्लास है। तो लगातार आप जुड़े रहना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों के बीच में और लाइक भी करना। तो मिलते हैं इसी कड़ी में कल और एक नई क्लास के साथ। तो थैंक यू, शुभ रात्रि दोस्तों। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज अपने जो सीरीज चला रखी है भारतीय संविधान यानी भारतीय राज्य व्यवस्था जो बेर एक्ट है, बेर एक्ट की अपन लोगों ने सीरीज चला रखी है। तो उसी कड़ी में अपन लोगों ने संविधान सभा पढ़ लिया है, प्रस्तावना पढ़ ली है और मौलिक अधिकार टॉपिक शुरू कर रखा है, ठीक है। और मौलिक अधिकार का पार्ट नंबर 1 कल पढ़ चुके अपन लोगों ने, अनुच्छेद 13(3) तक पढ़ लिया था। तो आज अपन लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अनुच्छेद 13(4) की। किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं? अनुच्छेद 13(4) की। अनुच्छेद 13(4) की क्या करने जा रहे हैं? शुरुआत करने जा रहे हैं। 13(3) तक अपन लोगों ने कल पढ़ लिया था। देखो भी 13(4) में क्या बताया गया? 13(4) में बताया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत, इसमें बताया गया अनुच्छेद 368 के तहत किए गए, अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधनों को, किए गए संविधान संशोधनों को विधि शब्द में शामिल नहीं किया जाएगा। संविधान संशोधन को विधि शब्द में शामिल नहीं किया जाएगा, विधि शब्द में शामिल नहीं किया जाएगा। याद रखना 13(4) में क्या बात बताई गई है? 13(4) में बताई गई है कि अनुच्छेद 368 के तहत यानी 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन शब्द को विधि शब्द में शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात याद रखना। कौन से आर्टिकल में कही गई है? 13(4) में कही गई है। कौन से में कही गई है? 13(4) में कही गई है। और यह प्रोसीजर कब जोड़ा गया? याद रखना, यह प्रोसीजर 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत इस प्रक्रिया को जोड़ा गया था। याद रखना बच्चों, ठीक है। तो अपन लोगों ने 13(4) पढ़ा। 13(4) में क्या बात बताई गई है? 13(4) में बताया गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन 13(4) में अर्थात विधि शब्द में काउंट नहीं किए जाएंगे। और यह प्रक्रिया कब जोड़ी गई? 24वां संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया। याद रखना, सीधा सीधा बात याद रखना कि विधि शब्द में, सिंपल वे में याद रखना कि विधि शब्द में किसकी बात कर रहा हूं? विधि शब्द में संविधान संशोधन शब्द को, विधि शब्द में संविधान संशोधन शब्द को शामिल नहीं किया जाएगा। बस इतनी बात याद रखना, ठीक है। 13(4) में क्या बात बताई गई है कि विधि शब्द में संविधान संशोधन शब्द को शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात कि आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन किए जाएंगे उन संविधान संशोधनों को विधि शब्द में शामिल नहीं किया जाएगा। याद रखना ये बात, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक 13(4) की कहानी होती है समाप्त। और इसके बाद में प्रॉपर तौर पर अनुच्छेद 12 से क्या करते हैं अपन लोग शुरुआत, सॉरी अनुच्छेद 14 से क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। तो अनुच्छेद 14 से शुरुआत करेंगे। तो देखो मैं आपको बताता हूं अनुच्छेद 14 के बारे में, देना भी इधर। अनुच्छेद 14 के बारे में देखो, अनुच्छेद 14 के बारे में पढ़ने से पहले एक मैं ट्रिक बताता हूं आपको ताकि याद रहेंगे। याद रहने की आसान लॉजिक क्या है? समस्त शोध, याद रहने की प्रक्रिया क्या है? समस्त शोध संस्कृति में, किसमें है? समस्त शोध कहां पर है? संस्कृति में। यानी जितने भी शोध होते हैं, परीक्षण होते हैं, वह सारे के सारे कहां होते हैं? संस्कृति को ध्यान में रख कर किए जाते हैं। तो इस प्रकार का एक लॉजिक है, याद रखना। इससे सारे के सारे जो मूल अधिकार है याद हो जाएंगे नाम। देखो स का मतलब क्या होता है? स का मतलब है समानता का अधिकार। पहला कौन सा आर्टिकल आता है? पहला कौन सा अधिकार आता है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। याद रखना पहला कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक,
अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार। इस स का मतलब है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या मतलब है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, कहां से लेकर है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक याद रखना। इस स का मतलब है वापिस से शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, याद रखना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल कौन कौन से आएंगे? आर्टिकल आ जाएंगे 23 और 24। कौन सा आएगा? 23 और 24। फिर आता है धार्मिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, धार्मिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, धार्मिक उपचारों का अधिकार, ये बात भी याद रखना, धार्मिक उपचारों का अधिकार। ये आता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक। फिर आता है स का मतलब होता है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक, आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। और फिर आता है समस्त शोध संस्कृति में धर्म, समस्त शोध संस्कृति में धर्म। धर्म का मतलब होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बात भी याद रखना कि संवैधानिक उपचारों का क्या है? अधिकार। समस्त शोध संस्कृति में धर्म है। तो लास्ट आर्टिकल आ गया आर्टिकल 32 है, और 32 में क्या बताया गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक बीच में और आर्टिकल आता है जो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार है। और तो संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? भारतीय संविधान की जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और वर्तमान में 6 ही मूल अधिकार है। कितने हैं? 6 ही मूल अधिकार है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, और लास्ट कौन सा बच गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान में 6 ही क्या है? मूल अधिकार है। तो एक हटाया कौन सा गया है? संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया। ये बात भी आप लोग याद रखना, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मूल संविधान की बात करूं, तो मूल संविधान की बात करूं, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो एक बार दोबारा देखना, बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने थे? तो याद रखना, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को, कौन से अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। याद रखना, मूल अधिकारों से भी हटाया गया। और एक आर्टिकल आता है 19(1) का एफ, मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में बताता हूँ, एफ का मतलब होता है फर्जी फालतू चीजें। तो 19(1) एफ से भी क्या कर दिया गया है? इसको संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? हटाया गया है। तो याद रखना, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978, और 1978 के तहत ही क्या कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और इसको एक बात और याद रखना, 19(1) एफ से भी क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। और इसे हटाकर याद रखना, भारतीय संविधान का भाग 12, याद रखना, इसको हटाकर कहाँ रखा गया है? भारतीय संविधान के भाग 12। और अनुच्छेद पूछा जाए कौन सा? अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 300 क, अनुच्छेद कौन सा है? 300 क। तो भारतीय संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300 क में एक कैसा अधिकार बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया। एक क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, याद रखना। मूल अधिकारों से तो हटा दिया गया है। अनुच्छेद पूछे कौन से अधिकार, कौन से अनुच्छेद में था? तो याद रखना, अनुच्छेद 31 में था। कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 31 में था, संपत्ति का अधिकार, जिसे क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। और एक बात और याद रखना
कि पूछा जा सकता है कि जब 44वां संविधान संशोधन हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, ये बात भी पूछी जा सकती है। जब 44वां संविधान संशोधन हुआ यानी जब संपत्ति के अधिकार को हटाया गया उस समय देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। और मोरारजी देसाई की जो सरकार थी वह सरकार कौन सी पार्टी की थी? तो जनता पार्टी की सरकार थी। कौन सी पार्टी की सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार थी। और उस समय देश के राष्ट्रपति भी पूछा जाएगा कौन थे? तो उस समय देश के राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। याद रखना उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। याद रखना नीलम संजीव रेड्डी की एक खास बात याद रखना, यह लोकसभा अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं और भारत के राष्ट्रपति पद पर भी रह चुके हैं। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? नीलम संजीवा रेड्डी। क्या नाम है? नीलम संजीव रेड्डी। तो दोस्तों एक बार मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको, मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में और संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार